हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। यहाँ पे हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और ये यूपी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, साथ ही साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये कार्यालय जैसी संस्थाएं, इनमें एक लक्षण समान है और वह क्या लक्षण है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, कि वे सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसमें जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 124 में। इसके साथ ही साथ जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का दिया हुआ है ये दिया हुआ है अनुच्छेद 148 में। साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग ये 315 अनुच्छेद में दिया गया है संविधान के, और जो निर्वाचन आयोग है ये दिया गया है 324 अनुच्छेद में। ठीक है, ये चारों अनुच्छेद भी आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सबको भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट, डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? डाक मतदान होता है उसको अन्यथा क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परोक्षी मतदान। बी सही होगा। आप समझ लीजिए कि डाक मतदान क्या होता है। डाक मतदान को परोक्षी मतदान भी कहा जाता है। डाक मतदान वो मतदान होता है जो डाक द्वारा भेजा जाता है। जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं वे डाक द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। डाक मतदान को शुरुआत करने वाला सबसे पहला देश। अगला, सरकार की स्थिरता में आश्वस्त होती है। सरकार की स्थिरता किस में आश्वस्त होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति शासन में। कैसे होती है उसको भी समझ लीजिए। जो सरकार की स्थिरता होती है राष्ट्रपति शासन में अस्तित्व होती है, क्योंकि राष्ट्रपति नियत अवधि के लिए अपने पद को धारण करता है और वो पद पे बना रहता है, वो विधानमंडल पे अपना आश्रित नहीं होता है, इसीलिए सरकार को स्थायित्व मिलता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान दिया हुआ है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करने का इसमें प्रावधान किया हुआ है। अच्छा, ये क्या कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। इसके बारे में और भी समझ लीजिए कि 50 में जो प्रावधान किया हो, ये राज्य लोक सेवा आयोग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाए जाने का प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट, संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल हैं? इनमें से कौन सा मद ऐसा है जो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? याद रखिएगा दोस्तों, 3 सूचियां होती हैं जो संविधान के 7वीं अनुसूची में दी हुई हैं। 7वीं अनुसूची में ये तीनों दी हुई हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको तीनों बता दें, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये समवर्ती सूची का मद है। याद रखिएगा, संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, डाक, तार, राष्ट्रीय परिवहन, नागरिकता, जनगणना, इससे संबंधित आदि भी आते हैं। राज्य सूची में क्या आता है? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय, प्रशासन, कृषि, ये सब आते हैं इसमें। और जो समवर्ती सूची है इसमें फौजदारी प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, दिवालियापन, नियोजन, श्रम कल्याण, राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, समाचार पत्र आदि भी इसमें आते हैं। शिक्षा व्यवस्था भी समवर्ती सूची में ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? किसमें किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सहकारी समितियां। सहकारी समितियां जो होते हैं इसमें सभी नागरिकों को अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 14 जो है ये मूल अधिकारों में समानता का अधिकार देता है। ठीक है ना। इसके अलावा अनुच्छेद जो है 15, 16, 17, 18 इसके विस्तृत क्षेत्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्यम देश है, ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो न्यायिक समीक्षा प्रणाली ये शुरू हुई थी यूएसए से। ठीक है ना।
न्यायिक समीक्षा जो प्रणाली है इसका उद्गम हुआ था अमेरिका से। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कहाँ पे आई थी? मारबारी बनाम मेडिसिन, ये भी याद रखिएगा, मारबारी वर्सेस मेडिसिन, इसके केस में ये आया था डिसीजन। नेक्स्ट, संविधान में निम्नलिखित में से किस से संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? मत देने का अधिकार किस में किया गया है? ये किया गया है निर्वाचन में। निर्वाचन में इसका उल्लेख किया गया है। और निर्वाचन जो है ये निर्वाचन संबंधी दिए गए हैं, उपबंध दिए गए हैं भाग 15 में। और अनुच्छेद कहाँ से है? ये अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 के बीच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण में की गई आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी भी विधि के अधिनियम को लागू किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा युद्ध या बाहरी आक्रमण। देखिए, राष्ट्रीय जो आपात है ये अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, 352 में दिया हुआ है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी आधार पे की जा सकती है। कौन कौन से कारण हैं वो भी समझ लीजिए। पहला कारण जो है ये है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के। दूसरा कारण है जो इसका इसी में ही कई सब क्लॉज हैं, वो समझ लीजिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब इसमें जो कई वो हैं, इसमें उद्घोषणा होने पे क्या क्या प्रभावशील हो जाते हैं? ये प्रभावशील हो जाते हैं, पहला तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका में अधीन हो जाती है। दूसरा है संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के संबंध में विषयों को विस्तृत हो जाती है, यानी राज्य सूची के विषय पे भी संसद को शक्ति मिल जाती है कानून बनाने की। संविधान के जो अनुच्छेद 19 दिया हुआ है इसके अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं तुरंत स्थगित हो जाती हैं। और राष्ट्रपति को ये भी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 20 या 21 में उल्लेखित अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार स्थगित कर दे। ठीक है ना। अगला है विवाह, तलाक, विरासत जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? तो ये किसको प्राधिकार दिया गया है? ये दिया गया है केंद्र और राज्य दोनों को। अभी मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची के बारे में, तो दोनों को दिया हुआ है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ के गठन कर सकते हैं? जो श्रमिक संघ अधिनियम है इसके अंतर्गत पंजीकृत करा सकते हैं। तो ये क्या है? कम से कम 100 इसमें श्रमिक होने चाहिए कर्मचारी। अगला, राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इसकी विवेचना उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे पहले इसका विवेचन मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना जो है ये शासन विधि के रूप में पहली बार मौर्य सम्राट जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। 321 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। 296 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा स्थायी आवास का अधिकार। स्थायी आवास का जो अधिकार है इसको संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है ना। अगला देखिए, राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना को समर्थन मिला था। किसके द्वारा इसको समर्थन मिला था? तो इसको मिला था रूसो के द्वारा। रूसो के द्वारा इसको समर्थन मिला था। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित की गई पहली महिला फिल्म स्टार कौन सी थी जिनको पहली बार नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को सबसे पहले किया गया था। कब किया गया था? ये 1980-81 में इनको नामित किया गया था राज्यसभा में। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, प्रथम जो महिला राज्यसभा सदस्य रही हैं वो कौन सी रही हैं? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी, ये भी याद रखिएगा आप। और इनको कब से कब तक किया गया था? इनको किया गया था 1952 से 62 तक के इनको किया गया था नामित वहाँ पे। जो पहले फिल्म निर्माता थे वो थे मृणाल सेन।
मृणाल सेन, ये पहले फिल्म निर्माता थे जिनको राज्यसभा में नामित किया गया था। इनको कब किया गया था? 1997 से 2003 तक ये राज्यसभा सदस्य रहे थे। ठीक है ना। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं और इसमें 238 सीटें राज्यों को दी जाती हैं। ठीक है ना। राज्य और संघ के इसमें प्रतिनिधि होते हैं। 12 जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है ना। जो नामित किए जाते हैं वो साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सामाजिक सेवा से, इनसे सबसे विशेष ज्ञान होना उनके लिए मान्य माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पे जोर दिया गया है? तो प्रभुसत्ता के जो बहु सिद्धांत हैं इनमें से जोर दिया गया है किसमें? ये दिया गया है संघ या एसोसिएशन में। ठीक है ना। हेराल्ड लास्की, हेराल्ड लास्की, ये भी इनका नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। और कोल, ये बहुलवादी विचारक के अनुसार इन लोगों ने, ये बहुवादी विचारक थे, इन्होंने संघ को, जो एक संगठन है, संघ को अन्य संगठनों की अपेक्षा श्रेष्ठतम माना था। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से है? तो ये है समुदाय या एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, आप सभी लोग बताइएगा कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ये 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है इनको भी देख लो जरा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। एक है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की, यानी बिना हथियार सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तीसरा है संघ बनाने की, यानी एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा जो है ये भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। पांचवा है व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता और छठा है भारत में कहीं भी स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता, जो अभी तक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर था। ठीक है ना। अगला है, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया जाता है? ये कहाँ पे सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, ये उद्देश्य है, ये कहाँ पर है भारत के संविधान में? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना में ये दिया हुआ है। ठीक है ना। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को मुखरित किया गया है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है लोक कल्याण, जिसमें सभी नागरिक समान रूप से अपने बिना कोई भेदभाव के जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, स्त्री पुरुष और उपाधि आदि के बिना भेदभाव के वो एक समान लहजे से रह सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? ऐतिहासिक रचना कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। तो जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद ये वैदिक संस्कृत साहित्य जो ग्रंथ है, इसमें आयुर्वेद के एक भाग के रूप में है, जिसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते का प्रथम उपयोग जो आधुनिक भारत में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कब किया गया था? ये 1918 में किया गया था। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसको किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो भारत सरकार है इसके द्वारा 1950 में इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित करके अपनाया गया है। अगला है, अल्पकालिक अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? जो अल्पकालिक अध्यक्ष होता है इसका क्या कार्य होता है? तो इसका अध्यक्ष का कार्य क्या है? अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ये अल्पकालिक अध्यक्ष होता है। लोकसभा में किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो एक ऐसा व्यक्ति जो सदन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानता है वह उसकी उपस्थिति में काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सदन में निर्धारित करे वो यहाँ पे अल्पकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये हम लोगों के आज के प्रैक्टिस सेट था। आपको ये होप सो प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, आने वाली एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो अब रेगुलर आया करेंगे। प्रैक्टिस सेट आप ध्यान से इसको देते रहिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, टेक केयर।